बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट महाम ज़हरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मार्केट व्यू 360। आज जो मेरे साथ मौजूद है वो है सुहेल फारूकी। उनसे हम जानेंगे मार्केट की सूरत हाल, क्योंकि मार्केट की 2 दिन से कंडीशन काफ़ी ही बुरी देखी जा रही, क्योंकि IMF से मुज़ाकरात के बाद जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही थी वो नहीं हो पाई और डॉलर का रेट भी बढ़ता गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी ऑयल प्राइस बढ़ने के बाद मार्केट की और कंडीशन काफ़ी जो है ना वो क्रिटिकल हो गई है। तो इनसे जानेंगे कि इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए कौन से स्टेप होंगे जिनको उनको फॉलो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि पिछले 2 दिनों से मार्केट की जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है, इसकी सबसे मेन वजह क्या है? 2 दिनों से नहीं, पूरा हफ्ता ही ख़राब रहा है। उसकी मेन वजह तो ये है कि एक तो टेक्निकल साइड पे जब हम देखते हैं तो कोई भी साइकोलॉजिकल बैरियर होता है इंडेक्स के लिए। तो 46,000 जो था वो साइकोलॉजिकल बैरियर था जिसके ऊपर मार्केट खड़ी रह ही नहीं सकी। और उसके पीछे जो वजह है ऑयल का बढ़ना। क्रूड ऑयल ऐसी चीज़ है जो हमारी इंपोर्ट के बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इंपोर्ट बिल ही नहीं बढ़ता, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ जाती हैं। वो बढ़ता है तो उसके पीछे फिर आपकी इन्फ्लेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। यूँ समझ ले कि सिर्फ ओनली ऑयल इटसेल्फ काफ़ी है डैमेज करने के लिए इकनॉमी को। और जब इकनॉमी डैमेज हो रही होती है तो आपका इन्फ्लेशन वगैरह सब बढ़ रहा होता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही होती है, तो साथ साथ इन्फ्लेशन को केटर किया जाता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी से, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। तो जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट का माहौल होता है ना, तो उसमें लोग क्या करते हैं, डिफेंसिव अप्रोच कर लेते हैं या अपने आप को हेज कर लेते हैं। ज़्यादातर देखा होगा आपने कि गोल्ड आजकल बढ़ा हुआ है, तो गोल्ड की तरफ चले गए क्योंकि सिक्योर है। भले उसके अंदर प्राइस मूवमेंट इतनी नहीं मिलती है, रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी आपने देखा है जब इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए होते हैं तो उन दोनों गोल्ड बढ़ा हुआ होता है, गोल्ड बढ़ जाता है, तो एक एप्रिसिएशन मिल जाती है अनटिल एंड अनलेस कि उसके अंदर कोई और ऐसी बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए। तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है लोगों को कि यार रिस्की मार्केट है, शेयर्स मार्केट, तो उसमें गिरावट होती रहती है, अप एंड डाउन। एक तो ये वजह होती है। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट में एक और भी जगह होती है, एक और वेन्यू होता है जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या बैंकों में सेविंग डिपॉजिट्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो सेफ़ एंड सिक्योर होती हैं। इवन म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े हाई वर्थ इंडिविजुअल्स भी मार्केट से पैसा हटा के लिक्विडिटी को शिफ्ट कर देते हैं ऐसी जगहों पे, ऐसी वेन्यूज से जहाँ से रिटर्न आता हो। क्योंकि देखिए ना, म्यूचुअल फंड्स हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, वो ये नहीं चाहेगा कि उसका पैसा कम हो। सही बात, सही है, वो यही चाहेगा कि उसका पैसा या तो उतना ही रहे या उससे ज़्यादा हो। स्टॉक मार्केट में इस वक्त जो पोजीशन है उसके अंदर इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म, बहुत ही लॉन्ग टर्म, किसी को पैसा पार्क करना होगा तो वो तो पार्क करेगा इस वक्त, उस वक्त थोड़ा बहुत करके, और वो ढूंढेगा कि हर लो लेवल पे इंडेक्स गिरता रहे, मैं जमा करता हूँ। लेकिन ट्रेडर एक ही काम कर रहा है इस वक्त, जो करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो बेरिश स्पेल होते हैं उसमें या तो शॉर्ट सेलर एक्टिव होते हैं या फिर रिवर्स ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, जो करनी भी चाहिए। मार्केट इसी तरह रहेगी अनटिल एंड अनलेस कि कोई ऐसे फिगर सामने नहीं आते कि ऑयल का रिवर्स साइकिल हो या इन्फ्लेशन कम हो, जब तक मार्केट इसी तरह रहेगी। अच्छा, अगर डिफरेंट सेक्टर की मैं आपसे बात करूँ, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया और ऑयल सेक्टर हो गया, उसमें अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो उनको इस वक्त मार्केट की कंडीशन के हिसाब से क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट होती है, एक ट्रेडिंग होती है। सही। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलते हैं। उनकी एक प्लानिंग होती है, एक रोड मैप होता है कि भाई हाँ, मैंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है, अब मुझे उसके अंदर उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट में, जैसे मैंने पैसा लगाया है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगी, डिविडेंड आएगा, बोनस आएगा, इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो मैं उसको एंजॉय करूँगा। जैसे देखा आपने एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो फर्टिलाइज़र, बायोफो इंडस्ट्रीज़ और ऐसी कई कंपनीज हैं जो अपनी शेयर होल्डर्स को पे आउट देती हैं। वो इन्वेस्टर तो अपने आप को रोक सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर किसी ने मीज़ान बैंक लिया है, किसी ने यूबील लिया है, किसी ने बैंक अल हबीब लिया है, किसी ने कोई ऐसी चीज़ें ली हैं जो रिटर्न देती हैं और इन्वेस्टर हैं, तब तो वो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेडर हैं, जो इस तरह से पोजीशन लेते हैं कि भाई मैं आज ले रहा हूँ बैंकिंग स्टॉक से, रिज़ल्ट आने वाले हैं और मेरी बारी आ जाएगी, 2 दिन बाद मैं बेच लूँगा, तो उनको तो मार्केट से थोड़ा सा साइड लाइन रहना चाहिए। क्योंकि ऐसी मार्केट में भी इवन दो कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इन्वेस्टर तो डिविडेंड एंजॉय कर लेगा, लेकिन जो ट्रेडर होगा वो हार जाएगा। कुछ इन्वेस्टर्स भी ऐसे देखे जाते हैं जो मार्केट की कंडीशन को देख के घबरा जाते हैं और वो उस वक्त कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं जिससे उनको नुकसान होता है। उनके लिए क्या आप बोलेंगे? नहीं, वो इन्वेस्टर्स नहीं होते। देखिए, इन्वेस्टर का जो अगर आप मीनिंग देखेंगे ना, डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे इन्वेस्टर,
या फिर अगर आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टर्स, स्पेक्यूलेटर या फिर ट्रेडर, तो आपको सब नज़र आएगा। जो जिनकी आप बात कर रही हैं वो डबल माइंडेड लोग होते हैं। वो ऐसी चीज़ों में पैसा लगाते हैं जो बेसिकली है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन वो ये समझते हैं कि रिटर्न हमें इन्वेस्टमेंट वाला आएगा। ऐसा होता नहीं है। अगर आप फ़र्ज़ करें एक ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ अच्छी है, जैसे फ़र्ज़ करें कि सपोज़ आपने लिया हुआ है एंग्रो पॉलीमर, या आपने ऑटो सेक्टर से लिया हुआ है मिलेट ट्रैक्टर या एच कार, तो आपने कुछ ना कुछ सोच के लिया हुआ ना। कंपनीज तो आपके सामने है। लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि भाई अगर इफ़ एंड बट होता है कि अगर ये होगा तो ये होगा, प्लान है तो प्लान बी। लेकिन लोग ऐसे शेयर्स ले लेते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, जिसके अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि कैपिटल गेन का चांस उन्हीं में ज़्यादा होता है ना। तो वही लोग पैनिक करते हैं जिनके पास कोई प्लान बी प्लान सी नहीं होता। और ज़्यादातर उसके बाद ज़्यादातर वो लोग जो लेवरेज बाइंग करते हैं ना, उधार की बाइंग करते हैं या मार्जिन फाइनेंसिंग को यूज़ करते हैं या फ्यूचर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, वो लोग जो ज़्यादा पैनिक होते हैं। उसके बाद जो पैनिक सेलिंग आती है वो मार्केट को बहुत ठीक ठाक तरीके से गिरा देती है। वहाँ पर जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसकी आप बात करें इन्वेस्टर, वहाँ अच्छा इन्वेस्टर फिर इन होता है और वो बाइंग करता है। तो ये खेल ही सारा फियर एंड ग्रीड का है। इस वक्त मार्केट जो है वो अच्छी नहीं है ट्रेडर्स के लिए। अच्छा, आईएमएफ से मुज़ाकरात के बाद, आईएमएफ के अनाउंसमेंट के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डॉलर नीचे आ जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो आप क्या देखते हैं कि इससे आगे मार्केट पे मज़ीद क्या असरात पड़ सकते हैं? अच्छा देखिए, प्री आईएमएफ रैली जो थी, जो आईएमएफ के मुज़ाकरात से पहले जो रैली बनी 44,000 से लेकर 46,000 तक की, या समझ ये कह लें कि मार्केट ने जो लो दिखाया 43,000 का और फिर 46,000, तो बस 3,000 4,000 पॉइंट की रैली चली। हमेशा मार्केट में ये होता है कि बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज़। जब आपकी मार्केट में एक बात थी कि भाई आईएमएफ से मुज़ाकरात होने वाले हैं, तो मार्केट चली, और ऐसी बातें होने लगी भाई मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत प्रायर एक्शन कर लिए थे, बहुत बातें मान ली थी उनकी, तो वो रैली चली। जब आईएमएफ से मुज़ाकरात हो गए तो रैली ख़त्म हो गई। सही है ना। अब आप दूसरी बात उसको अगर देखें कि डॉलर ने अपनी उड़ान जो है वो रोक दी, कम अज़ कम वो स्टेबल हो गया। स्टेबल हुआ मतलब उसका इम्पैक्ट सही आया कि डॉलर आपका रुक गया, 175-76 पर रुका हुआ है अभी भी। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या आ गया अब डॉलर पे, अब आ गया ऑयल का प्रेशर। हमारी इकोनॉमी $60 पर बैरल से ज़्यादा या $65 पर बैरल से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारी पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी। और यही अगर $30 ऊपर चला जाए, 90, 91, 95, इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। क्योंकि हमारे पास, आपको पता है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते। सही है। और जो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी कंजप्शन के हिसाब से, हमारी आबादी के हिसाब से पूरा नहीं, तो हम टोटल इंपोर्ट करते हैं। जब आप $90 में, $91 में इंपोर्ट करोगे, उसके बाद उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट, उसकी लाने की कॉस्ट, जब आप दोगे पब्लिक को या फिर ऐसे लोगों को जो उसको यूज़ करते हैं, तो वो महंगा से महंगा ना हमारा रुपये पे प्रेशर पड़ेगा। तो रुपये का प्रेशर तो अब पड़ रहा है, जो आईएमएफ की वजह से नहीं बढ़ रहा, वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस। और दूसरा एक और चीज़ देखें ना आप, जो आपके यहाँ $196 कोल प्राइसेस हो गए, ये एक और प्रेशर है। इसके अलावा दूसरे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो महंगे हो गए हैं। तो जहाज़ के किराए हैं, जहाज़ के मतलब कि जो कंटेनर के फ्रेट्स होते हैं वो महंगे हैं। तो हर चीज़ जब 6 महीने पहले या 7 पहले महीने, जून जुलाई में जो थी, आज वो डबल ट्रिपल चौबल हो गई। और इवन ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले 10 साल 12 साल के इंडेक्स जो थे हाई के, उसके रेट भी तोड़ दिए कमोडिटीज़ ने। उसकी वजह से हमारे डॉलर पर प्रेशर पड़ रहा है। और हमारे पास डॉलर है ही कहाँ, थोड़ा बहुत जो भी है वो दुनिया के फंड्स का है या दोस्त ममालिक का है। तो ऐसी कंडीशन में जब चारों तरफ से ही मार्केट पे प्रेशर आ रहा हो, तो मार्केट फिर फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी? मार्केट परफॉर्म कहाँ कर सकती है? मार्केट परफॉर्म नहीं करती है। मार्केट एसेट में डॉश करती है लोगों को। क्लाइंट्स या ट्रेडर या इन्वेस्टर होते हैं, उनको डॉश कर देती है मार्केट थोड़ा टाइम के लिए चलती है, हफ्ता 2 हफ्ता, और फिर आप अपनी असल औकात पाई जाती है। जैसे मार्केट पहले जहाँ से गिरना शुरू हुई, वो मेन पॉइंट था 48,950 आफ्टर बजट। उसके बाद से इन्वेस्टर्स हों, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो नीचे देखा है, ट्रेडर्स हों, उन्होंने बहुत लूज़ किया है, नया ट्रेडर्स हो, उसने बहुत नुकसान किया है। मार्केट नीचे जाती है, थोड़ा बहुत पुल बैक करती है टेक्निकली। ऐसे लोग जो फंसे हुए होते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े इदारे होते हैं, उसको माल को नीचे से लेते हैं, और जब वो ऊपर आती है लोग उसके पीछे भागते हैं, तो उसको ऊपर अपना बेच देते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास पूरी स्टडी है, जिनकी नज़र, जिनकी फार साइटिंग है, जो सब चीज़ों को जानते हैं, टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को, सेंटिमेंट्स को, वो लोग तो बड़ी आसानी से माल लेते हैं ऐसे दाम पे जब बिल्कुल गिरे पड़े होते हैं। कहते हैं ना बिल्कुल डेड मार्केट है,
और वहाँ पर, और जब वो थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि जब आप माल लेने जाएंगे तो डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो माल लेने जाएंगे तो थोड़ी मार्केट उठेगी। तो उसमें क्या लगता है जनरल पब्लिक को कि मार्केट चली है, फिर वो एंटर होते हैं। जब वो एंटर होते हैं तो वही लोग जिन्होंने नीचे लिया हुआ होता है उनको दे देते हैं, क्योंकि ट्रू पिक्चर तो मार्केट पेश कर ही नहीं सकती ना। हमारी स्टॉक मार्केट्स की दुनिया में स्टॉक मार्केट्स क्या होती हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको रिटर्न मिले बाकी जगहों से अच्छा। सही है। बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, जहाँ करोड़ों का गेम होता है। यहाँ पर छोटा इन्वेस्टर 50,000, लाख, 25,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख यहाँ से भी शुरू कर सकता है, और इवन करोड़ों अरबों भी लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग हो नहीं रही, जो रिटर्न मिलता है और जो डिविडेंड है वो अच्छे अनाउंस हो नहीं रहे। अस्करी बैंक ने कुछ नहीं दिया, लोटे केमिकल ने कुछ नहीं दिया, अलग इन्होंने कमाया है। एंग्रो कॉरपोरेशन की अर्निंग 5 रुपये बढ़ी है पूरे साल में, पिछले साल से, लेकिन उसने आखिरी क्वार्टर में वैसे ही 2-3 रुपये कम देता है, इस दफ़ा और कम दे दिया 1 रुपया। तो जब कंपनीज़ भी अच्छे अनाउंस नहीं करेंगी, डिविडेंड वगैरह नहीं देंगी, और ऊपर से माहौल भी आपका ऐसा है कि आने वाले दिनों में आपको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो कौन इन्वेस्ट करेगा? मार्केट अपने आप को नीचे सेटल करेगी, और जब सस्ती लगने लगेगी कंपैरेटिवली उन जगहों से कि हाँ भाई अब यहाँ पर नफ़ा ज़्यादा है, तभी पैसा आएगा, तभी मार्केट सही होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी का आपने नाम सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी जो है वहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इतने अप एंड डाउन्स आते रहते हैं वक्त के साथ साथ कि लोग यहाँ से बहुत डर गए हैं। और फिर यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो रातों रात बहुत अमीर भी हो गए और जिन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस भी किया है। तो गिने चुने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से रातों रात कमा लिया। ज़्यादातर जो है ना यहाँ ये मार्केट बदनाम ही सुनी जाती है, तो इसलिए लोग जो है ना क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे। और इस मार्केट में आप मुझे बताएं कि क्या डिफरेंस है, और क्या वाकई में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और वहाँ पे नुकसान का रिस्क कम है? नहीं, देखिए, जिनको ट्रेडिंग का शौक है ना, जिनको प्राइस एक्शन पे खेलना है, उनके लिए तो 2 मार्केटें बहुत अच्छी होती हैं। एक तो कमोडिटीज़ मार्केट होती है, हमारे यहाँ भी है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसका लेकिन इंटरनेशनल ही है, वो तकरीबन 24 घंटे ही खुली होती है, ऐसा समझें आप। तो उसमें तो गोल्ड, सिल्वर, फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी, फिर क्रूड ऑयल, इनमें काम होता है, क्रूड ऑयल वगैरह में, तो वो ट्रेडिंग होती है और प्योर टेक्निकल बेस पे होती है। वो टेक्निकल इस पर लागू भी अच्छे होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली चल रही होती है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्क उसमें काम कर रहे होते हैं और टेक्निकल्स अप्लाई होते हैं। मैनिपुलेशन इज़ नॉट ईजी इन द कमोडिटीज़ मार्केट। ठीक है, हो गया। दूसरा हो गया क्रिप्टो, डिजिटल करेंसीज़। डिजिटल करेंसीज़ इस वक्त की डिमांड है, हॉट केक है, और फ्यूचर भी है। हर मुल्क ने अपना सिक्का निकालना ही निकालना है। सही बात है। ठीक है, तो ये इस वक्त हॉट केक है। वहाँ पर भी यही हो रहा है, वहाँ पर भी रोज़ाना की फ्लक्चुएशन मिल रही है, एक थ्रिल मिल रहा है, लोगों को मज़ा आ रहा है, और पैसा बन भी रहा है, और आप देखें टेक्निकल्स भी वहाँ सही इम्प्लाई हो रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क की मार्केट है, उसमें इंटरनेशनल जो कहते हैं ना अमल दखल इतना नहीं है। जब इंटरनेशनल अमल दखल इतना नहीं है तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन भी कम है, कैपिटल भी कम है, पैसा भी कम है, और हमारी जो रेगुलेटर है वो ओवर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है। मतलब ये कि जो काम करने चाहिए, शायद मेरी नज़र में, मेरे आइडिया के मुताबिक, कि जो काम करने चाहिए, जितना एक्टिव और फाल बनाना चाहिए, कंपनीज़ के पीछे लगना चाहिए, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को देखना चाहिए, किस तरह वो काम कर रहे हैं आफ्टर लिस्टिंग्स, वो सब चीज़ें नहीं करते। जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर है, उसकी प्रोटेक्शन नहीं होती। आए दिन जो है कोई ना कोई स्कैंडल्स बनते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ही 2 से 2.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, उसके अंदर भी एक्टिव इन्वेस्टर जो हैं वो 25 से 30 हज़ार हैं। जहाँ 25 से 30 हज़ार हों सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और एक ऐसी मार्केट जहाँ क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी 1 करोड़ इस वक्त आज के डेटा के मुताबिक 1 करोड़ 25 लाख से ऊपर है। 1 करोड़ 25 लाख, दोबारा अल्फाज बोलता हूँ ताकि लोग सुने, 1 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानी हैं डिजिटल करेंसी की मार्केट में, जो हमारे यहाँ बैन है या इलीगल है या रेगुलराइज नहीं है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो यहाँ 30, 40, 50 सालों से है, यहाँ सिर्फ 2 लाख कस्टमर है या 2 लाख क्लाइंट है, इसमें से एक्टिव कस्टमर 15 से 25 हज़ार है। अब अंदाज़ा कर लें। इसीलिए क्योंकि इसकी वजह सबसे ज़्यादा यही है क्योंकि मार्केट में यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। फ्लक्चुएशन यहाँ नहीं होती, फ्लक्चुएशन वहाँ होती है ज़्यादा, क्रिप्टोज़ में ज़्यादा होती है, कमोडिटीज़ में ज़्यादा होती है। लोगों को यकीन है कि वो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ मैनिपुलेशन नहीं होगी। यहाँ पर क्योंकि छोटे पेडअप कैपिटल की स्क्रिप्ट्स हैं, वहाँ मैनिपुलेशन हो जाती है। लोग जब मार्केट में घुसते हैं, एक्साइटमेंट में घुसते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े जो पंटर्स प्लेयर्स होते हैं वो माल पहना के चले जाते हैं, पंप एंड डंप हो जाता है,
और उसके बाद जो शेयर्स हैं उनके हाथ में रह जाते हैं, फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती। फ्लक्चुएशन डेली बेसिस पे चलती नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें क्रिप्टो है, ओनली क्रिप्टो, अगर आप बिटकॉइन ले लें, बिटकॉइन के अंदर पहले बिटकॉइन चला, वो 60,000 65,000 हुआ, हाई बनाया, फिर उसने नीचे गया, फिर वो वापस उसने चांस दिया, 68,000 बनाया ना। लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा कोई फंस जाए तो उसकी बारी नहीं आती सालों तक। तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन कम है क्योंकि एक्टिविटी कम है, मार्केट के अंदर डेप्थ कम है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कहा ना जैसे आपको एजुकेशन नहीं है। और जो रियल मार्केट होती है स्टॉक मार्केट, वो होती है पैसा रेज करने के लिए। छोटा आदमी इन्वेस्टर अपना पैसा लगाए, जैसे आपने फ़ोन लिया, एक फ़ोन लिया 1 लाख रुपए का, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आप पहले पैसे लगाएंगे, लाख रुपए को इन्वेस्ट करेंगे, उससे रिटर्न आएगा और उससे फिर आप फ़ोन लेंगे। सही। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमारे यहाँ वो इन्वेस्टमेंट कामयाब इसलिए नहीं हो रही कि इन्वेस्टर यहाँ पर मायूस होता जा रहा है। जो सिर्फ और सिर्फ पुराना पढ़ा लिखा इन्वेस्टर है वही कामयाब है, नया इन्वेस्टर आके फेल हो जाता है। तो ऐसे वक्त में जब मार्केट का फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा, तो जो कहते हैं कि ऐसे वक्त में जो है ना वो ऐसी मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, तो वो कैसे आएंगे फिर जब उनको अपना फ्यूचर ही नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, मुश्किल काम है। मुश्किल देखिए, कारोबार मुश्किल होता है, कारोबार कभी आसान नहीं होता। कोई भी आदमी मुझे बताया कितने लोग सक्सेसफुल हैं, या कितने लोग दुनिया में कारोबारी हैं, कितने लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या कितने नाम आप सुनती हैं। कारोबार मुश्किल काम ही होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुश्किल जगह ही है। इसी के अंदर से 100-150 बल्कि बहुत अच्छा चांस है, दुनिया भर में तो कंपनीज होती हैं, बहुत सारी होती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना आसान है, क्योंकि 60-70 ही कंपनी हैं ऐसी जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और कुछ 20-25 ऐसी कंपनी हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। तो कुल मिला के 100 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें काम किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ काम ये है, जो इन्वेस्टर आए, जो लड़का है हमारे यहाँ, जो लड़की है, जो स्टूडेंट है, वो थोड़ा सा मेहनत करे, पढ़े, डिसीजन खुद के ले, किसी और के कहने पे लेगा तो फिर ज़िंदगी पर नुकसान उठाएगा। बिल्कुल, आपने बड़े काम की बातें करी हैं। तो अभी फ़िलहाल यही है कि स्टॉक मार्केट के जैसे हालात चल रहे हैं, न्यू इन्वेस्टर्स का आना भी जो है ना वो नुकसानदेह हो सकता है। वो आए ज़रूर, पर इस वक्त एंट्री लेने से पहले अच्छी तरह मार्केट को समझे। दुनिया में जो दूसरे डायनेमिक्स हैं, जैसे कमोडिटीज़ की क्या हालत है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की हालत है, इन सब चीज़ों को परखे, उसको मौका मिलेगा। पढ़े, यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, लोग अखबारात हैं, पहले अपने आप को सीखे, सिखाए, फाइनेंशियल लिटरेट बनाए अपने आप को, उसके बाद उसको खूब इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिलेगा इसी मार्केट से। लेकिन इस वक्त मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू है, लेकिन वो भी बहुत 5% करके रोज़ डेली हर लेवल नीचे लेवल पे, और ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है, क्योंकि इस वक्त हारने के ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।